जिगर मिस्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं बॉइंट कैपिटल के। जिगर, ये 815 820 रुपीस पर शेयर का जो इंडेक्स का अर्निंग्स पर शेयर का एस्टिमेट है, आपको क्या लगता है ये एक फेयर एस्टिमेट है? इसको हम डिफेंड कर सकते हैं? क्योंकि शुरुआत हुई थी एनालिस्ट कम्युनिटी ने 900 रुपए से अर्निंग पर शेयर की, अब 815 820 आ गया। 800 पे रुकेंगे या नीचे जाएंगे? नमस्कार अजय, बहुत शुक्रिया आपके शो में बुलाने के लिए। नहीं, इसका अगर आप विभाजन करके देखें कि अर्निंग्स ग्रोथ आ कहां से रही है, तो 22 में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे 22 ओवर 21 आप पाएंगे कि जो मेजॉरिटी ग्रोथ हुई वो कमोडिटी कंपनीज के कारण हुई। तो टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और ओएनजीसी, ये चार कंपनी जिनका वेट 4% था इंडेक्स में, दे ड्रो 50% ऑफ इंक्रीमेंटल अर्निंग्स ग्रोथ। तो वो जरूर नहीं होने वाला है आगे चल के। जो ग्रोथ अभी आएगी अगर आप देखें तो बैंकिंग के रिजल्ट्स काफी तेज चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड इंडिया और इवन विद इन इंडिया उसका कुछ बहुत भारी असर पड़ने वाला है बैंकिंग क्षेत्र पे। तो करीब आपका 30 से 32% वहां कवर हो गया। लाइफ इंश्योरेंस के जो भी नतीजे आ रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है, तो 40% वहां हो गया। अब रिलायंस का केस काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आप विंडफॉल टैक्स अगर एक सिरे से देखें तो ये देखेंगे कि अच्छा ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, पर कोई जीआरएम्स जो लेवल पे चल रहे थे सिंगापुर के, वो कुछ दिन पहले 30, 32, 40, करीब करीब $50 तक, इफ यू इंक्लूड द रशियन क्रूड, $50 पर इस पे चले गया था। तो वो तो कोई बिल्ड करके नहीं चल रहा था। तो unless you are simultaneously making oil prices also falling and the windfall tax not going away, तो आप पाएंगे कि करीब 65 से 70% मार्केट काफी इम्यून है फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग ऑन इन्फ्लेशन या क्रूड ऑयल। तो मेरे हिसाब से आई विल अग्री कि यहाँ से अर्निंग्स डाउनग्रेड काफी लंबा नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम इंडिया का डोमेस्टिक इकोनॉमी का उतना नहीं है जितना रेट्स, ग्लोबल रेट्स और लिक्विडिटी का है। अच्छा, एक बात बताइए जिगर, आज इन्फ्लेशन का डेटा जो था, हमारे इन्फ्लेशन में अच्छा आया था डेटा, राइट? थोड़ा नीचे की तरफ आया था, 7-10 के एक्सपेक्टेशन पे 7.01। बाजार ने उसको नजरअंदाज किया। क्रूड ऑयल ब्रेंट 100 के नीचे आया, बाजार ने उसको भी नजरअंदाज किया। और अब नजरें हमारी हैं यूएस के इन्फ्लेशन डेटा से, जो सबको पता है कि ये बढ़ के आएगा। शायद ये जो आज का डेटा है वो शायद पीक बनाएगा यूएस इन्फ्लेशन में। आप इस एनालिसिस से इत्तेफाक रखते हैं या आपको लगता है अभी कह नहीं सकते क्या एकदम सर्टेनिटी के साथ? नहीं अजय, इन्फ्लेशन जिस हिसाब से सेंट्रल बैंक्स और हम लोग देखते हैं वो थोड़ा सा फनी है, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड। अगर कोई चीज 100 रुपए की है वो 120 हो जाए तो इन्फ्लेशन 20% मानेंगे हम। फिर अगले साल वो 120 की 120 रहे तो इन्फ्लेशन हम 0% मानेंगे। तो विदाउट प्राइसेस फॉलिंग, इन्फ्लेशन हैज फॉलन फ्रॉम 20% टू 0%। तो जो बेस का जो इम्पैक्ट आता है वो मेरे हिसाब से करीब सितंबर अक्टूबर के आसपास आपको दिखना शुरू हो जाएगा, इवन इफ द कमोडिटी प्राइसेस आर नॉट करेक्टिंग। अब इस दौरान सारे सेंट्रल बैंकर्स हैं, दे विल हैव टू कंटिन्यू विद दिस शरेड कि हम लोग ये प्रेशर बना के रखेंगे। अगर रिसेशन में चली जाती है इकोनॉमी तो हमें परवाह नहीं है, हमारा काम इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन का है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर इन्फ्लेशन यहाँ से, बोथ बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट एंड बिकॉज ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेपरिंग ऑफ आपका स्ट्रॉन्ग टेपरिंग ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो हो रहा है। तो आई विल अग्री कि इन्फ्लेशन आज यूएस का जो प्रिंट आएगा, आई थिंक आज सब लोग, एक दिन तो बोलना मुश्किल है, पर आज सब लोग इसी को देख के चल रहे हैं कि यूएस का प्रिंट क्या था। आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट लास्ट नाइट वो कुछ लीक डेटा आ गया था जिसने 10.2% के आसपास कुछ दिखा दिया था। आई थिंक आई विल नॉट बी सरप्राइज, इतना लंबा डबल डिजिट शायद ना भी जाए, पर सब नजरें तो वहीं पे कड़ी हुई है आज। जिगर, एक सेक्टर के बारे में, एक्चुअली एक क्या दो सेक्टर्स के बारे में आपसे पता करना है। पहला तो मेटल्स मेटल्स के अंदर ना तेज गिरावट आई हुई है। ये जब राइज हुआ तो आपको पता है ना, एल्यूमिनियम के अंदर बकायदा एलएमई के अंदर ट्रेडिंग रोकनी पड़ गई थी, वहां पे कामकाज रोकना पड़ गया था। एलएमई ऐसा लग रहा था कि देश में क्या, विश्व में एल्यूमिनियम ही खत्म ना हो जाए। आज हिंडाल्को की हालत देख के ऐसा लगता है कि वो शायद एक सपना भर था, क्योंकि करेक्शन भी वैसी स्पीड से आया। अब सब लोग ये बोलते हैं जो आर्टिफिशियल राइज हुआ था ना, वो आर्टिफिशियल फॉल में कंप्लीट हो चुका है। नाउ दे आर रियलिस्टिक प्राइसेस पे खड़े हैं। आप क्या मेटल्स के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं? आपका व्यू बुलिश हो सकता है अभी कि आपको समय लगेगा इसमें?
नहीं, बढ़ाना चाहिए। सी एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो ये जो मेटल के शेयर्स हैं उसमें एक्सेसेस दोनों तरफ होते हैं। एक तरफ ये होता है कि जब वो 3200-3300 जाता है तो लोगों को लगता है कि वो नीचे ही नहीं आएगा, और वो जब नीचे आता है तो बिकॉज ऑफ शॉर्ट्स, बिकॉज ऑफ सेलिंग, ये बहुत सारे शेयर ओवर रिएक्ट, दोनों दोनों डायरेक्शंस में ओवर रिएक्ट करते हैं। अगर आप ये मान के चल रहे कि अभी जो भी 2400-2500 जहां पे भी है एल्यूमिनियम, ये यहीं पे रह जाएगा, तो हिंडाल्को या वेदांता का कितना पैसा बन सकता है? और उसका रिप्रेजेंटेशन आज शेयर प्राइसेस में नहीं है, क्योंकि लोग हमेशा यही सोच के चलते हैं कि जब 3600 से 2400 आ गया है तो 2000 ना हो जाए। अगर आप एक स्टेप बैक ले और इसको देखें कि एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन जिस हिसाब से हुआ है, लास्ट 150 साल का जो उसका हिस्ट्री है, मुझे देख के ये नहीं लगता कि इंक्रीमेंटली कहीं पे स्मेल्टिंग कैपेसिटी आ रही है। और 2002 के बाद स्पेशली जो चाइना ने प्रोडक्शन इंक्रीज किया था, चाइना का बड़ा अजीब काम है, दे डोंट हैव एल्यूमिना, दे डोंट हैव बॉक्साइट, they actually import coal to manufacture power and then they make aluminium, और हाईएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर चाइना एल्यूमिनियम में था एंड दे वर एक्सपोर्टिंग एल्यूमिनियम। तो ये करीब 4-5 साल चला और मुझे लग रहा है कि अब इंक्रीमेंटली उनका जो भी काम था वो खत्म हो गया है। दे आर नॉट मार्जिनल सेलर्स ऑफ एल्यूमिनियम इन द मार्केट। तो आपका एल्यूमिनियम प्राइसेस मुझे नहीं पता 2400 या 2300 या 2700, बट स्ट्रक्चरल बेयर मार्केट एटलीस्ट एल्यूमिनियम में नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों इज अ रीजनेबली गुड लेवल टू लुक एट। रीजनेबली गुड लेवल्स टू लुक एट। और बाजार में ऑफकोर्स हम देख रहे हैं वॉलेटाइल ट्रेड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच एल्यूमिनियम के काउंटर्स जो है उसमें मोमेंटम बिल्कुल जारी है। तो क्लियरली मेटल एल्यूमिनियम स्पेस यहाँ पर स्टील सेक्टर है जिस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। जिगर, गुड आफ्टरनून। ऑफकोर्स आपने बताया कच्चा तेल क्रूड एक बड़ी कंसर्न है जो कि डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए नजर आ रही है, लेकिन साथ ही करेंसी भी एक बहुत बड़ी कंसर्न है। रुपए में लगातार चौथे दिन हम देख रहे हैं निचले स्तरों पर कामकाज, रिकॉर्ड निचले स्तरों पर कामकाज। क्या लगता है ये जो कमजोरी है कब थमती हुई दिखेगी करेंसी फ्रंट पर, आपका आउटलुक? नमस्कार। मुझे यही लग रहा है कि अगर आप क्रूड का मैथमेटिक देखें तो थोड़ा अननर्विंग हो जाएगा। लास्ट ईयर हमारा आयात दर था $75 पर बैरल। अगर हम 110 का हिसाब लगाएं ऑन एवरेज, तो आप पाएंगे कि जो $35 पर बैरल ज्यादा हम दे रहे हैं इंटू 1.7 बिलियन बैरल्स ऑफ इंपोर्ट्स इंटू 80 विल tantamount to something like 4 lakh crores ऑफ इंक्रीमेंटल मनी। ये इंडिया को किसी बाहर के देश की कंट्री या कंपनी को ये पैसा देना है। अब 4 लाख करोड़ देना है तो उसको एब्सॉर्ब कौन करेगा? उसको एब्सॉर्ब करेंगे गवर्नमेंट जिसने एक्साइज ड्यूटी 1 लाख करोड़ से कम कर दी है, उसको एब्सॉर्ब करेंगे आप और हम जो पेट्रोल और डीजल के ज्यादा प्राइस देंगे। करीब 14,000 लीटर पेट्रोल बिकता है जिसपे 10 रुपया बढ़ा दिया गया है, तो 1.5 लाख करोड़ और 1 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ पास ऑन हो गया है। तो बाकी का जो 4 लाख माइनस 2.5 लाख करोड़ है वो अभी भी कहीं ना कहीं उसको हमें एब्सॉर्ब करना है, या तो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स में या वाया इन्फ्लेशन इफ इट्स डिसाइडेड टू बी पास्ड ऑन। पर इसका प्रेशर पूरे इकोनॉमी पे, अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट देखेंगे उस पर पड़ा है। आपका FII आउटफ्लोस कंटिन्यू है, हालांकि FDI अभी भी कंट्रोल में है। और दूसरा एक बड़ा चीज होता है कि बिकॉज यूएस ट्रेजरी का रेट जो बढ़ा है, उसके कारण भी RBI के बैलेंस शीट में जो डॉलर होल्डिंग्स है, ट्रेजरी होल्डिंग है, उसकी वैल्यू व्हेन कन्वर्टेड इनटू रुपी लुक्स लाइक अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो उसको 20 या 22 बिलियन डॉलर का फटका करीब जस्ट ऑन बिकॉज ऑफ अ राइजिंग यूएस ट्रेजरी रेट के कारण पड़ा है। तो ये सब के कारण RBI भी अगर, और इफ एटलीस्ट ट्रेडर्स बिलीव कि RBI विल नॉट कम एंड एग्रेसिवली प्रोटेक्ट द रुपी, then it will keep sliding down. I think 2-3 साल से हमने रेयर लेवल RER लेवल पे हम गए नहीं है, तो we might see some amount of weakness, but I think ये रुपी की वीकनेस नहीं है, ये एक्चुअली डॉलर की स्ट्रेंथ है vis-a-vis ऑल अदर करेंसीज। तो आप यूरो भी देख रहे हैं करीब पैरिटी पे आ गया था आज सुबह। तो यूरो डॉलर इज गेटिंग स्ट्रेंथेंड अगेंस्ट ऑल करेंसीज इंक्लूडिंग जापानीज येन 137 चला गया था। तो दैट इज अ ट्रेंड इंडिया कांट बी। राइट जिगर, मैं आपको कुछ कमेंट्री दिखाता हूं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। अभी अभी 1 घंटे पहले कुछ कमेंट्री आई है, वो ये बता रही है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि उन्हें ऊंची कीमतों की वजह से एक्चुअली डिमांड के ऊपर इंपैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और हमने देखा भी 135 वाला क्रूड 99 हो गया। उनका यह भी कहना है कि बड़े देशों में अभी तक डिमांड थोड़ी
रेजिलियंट है, स्ट्रांग है, मजबूत है, लेकिन काफी देशों में डिमांड डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये कहते हैं कि जो टाइट माहौल था, डिमांड और सप्लाई एकदम टाइट थी, वो माहौल जो है उस तरह का वो अनवाइंड हो गए ट्रेड्स, और इसकी वजह से शायद वो थोड़ा देख रहे हैं कि डिमांड डिस्ट्रक्शन और टाइटनेस हटने से दबाव आ रहा है क्रूड के ऊपर। एक सेक्टर जो बहुत ज्यादा फायदा ले रहा है इसका, वो है आपका कंज्यूमर स्पेस। उसने ऑलरेडी प्राइस हाइक ले लिए थे मार्जिन प्रेशर की वजह से, और अब प्राइस रोल बैक तो होंगे नहीं, तो आपको HUL, ब्रिटानिया, ये जो वैरायटी है स्टॉक्स एक्टिव है, इसमें कौन से पे अच्छे बेट लेनी चाहिए? अजय, ये आपकी बात सही है, पर जो भी प्राइस राइज लिए और कॉस्ट कम हो जाएगा, ये हमने पाया है कि ये फिनोमिनन 2013 से 2018-19 तक जो आपका टेपर टेंट्रम में मार्केट कम हुआ 14-15 में, और तभी ये कंजम्पशन फेसिंग सेक्टर ने काफी अच्छा किया, एंड आफ्टर दैट 17, 18, 19, 20, एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 ऑल्सो द मार्केट वाज सो गुड एंड ऑल दिस कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज वर रियली गोइंग गंगो। उसका एक बड़ा पैमाना ये भी है कि बिकॉज आपकी इंटरेस्ट रेट्स इतनी कम थी ग्लोबली, तो ग्लोबल एंडाउमेंट फंड्स वेयर ह्यूज सप्लायर्स ऑफ पेपर टू लाइक्स ऑफ आपकी सॉफ्ट बैंक या टाइगर ग्लोबल, जो ये आगे आपके जो गुड क्वालिटी कंपनीज की वैल्यूएशन री-रेटिंग जिसके कारण हो गई। तो मुझे लग रहा है कि अभी आपकी बात सही है कि शायद मार्जिन पे ईज आउट हो जाए, पर मुझे नहीं लगता कि जो वैल्यूएशन रीरेट हुई है उसके कारण यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा बनाने को है। ये हो सकता है कि जो ब्रिटानिया 4 साल के लो पे था, हिंदुस्तान यूनिलीवर 3 साल के लो पे था, वहां से कुछ रिटर्न बन जाए, बट आई डू नॉट थिंक दैट दिस आर बिजनेसेस दैट यू वुड वांट टू ओन। सी, एक तरफ से आपका मार्केट जब नास्डैक 30% गिरा है, इंडिया इतना नहीं गिरा है, बट आप अगर ब्रॉडर मार्केट में देखें तो बहुत सारे बिजनेसेस अपने फेयर वैल्यू के काफी लो नंबर पे कोट करते पाए जाएंगे। मुझे लग रहा है कि अब ये टाइम है कि आप थोड़ा 5 या 7 या 10% का गेन छोड़ के गेट योरसेल्फ पोजीशनड ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 months फॉर अ रीजनेबली गुड रिवर्सल, बिकॉज तब तक इन्फ्लेशन जरूर कंट्रोल में आ गया होगा। आई एम होपिंग रशिया यूक्रेन सिचुएशन भी कंट्रोल में आ जाए और ऑयल काफी नीचे आ जाए, तो इंडिया एज अ इकोनॉमी देन बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रांग। आपका अर्निंग ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, आपके एफआई का इतनी बिकवाली के बाद भी आपका मार्केट इज रीजनेबली रेजिलियंट, एंड बैंकिंग सेक्टर इज वन दैट हैज नॉट बीन इन अ बेटर शेप फॉर द लास्ट 15 years एटलीस्ट। तो मुझे लग रहा है कि आप 2-3 महीने का न सोच के यू यूज दैट 2-3 months टू गेट पोजिशनड इनटू द बिजनेसेस दैट यू वुड वांट टू राइड इन द अपटर्न, तो आपके लिए शायद बेहतर हो सकता है। जिगर, एक क्वेश्चन आईटी को रिगार्डिंग भी है, क्योंकि 2 बड़ी कंपनीज के नंबर आ गए। टीसीएस ने कहा उनके मार्जिन पे प्रेशर है, मार्जिन्स गाइडेंस को लेकर एचसीएल टेक कह रहा है कि ठीक है हम कर तो लेंगे, लेकिन बहुत एक्साइटिंग उन्होंने कमेंट्री इसी पर्टिकुलर हिस्से में नहीं दी है। आपको लगता है कि जैसे निकुंज से हम बात कर रहे थे सुबह, वो कह रहे थे कि अगर 2, 10, 20 दिन के लिए लेने तो आईटी ठीक नहीं है, लेकिन हाँ 2 साल के लिए लेने तो इससे अच्छी वैल्यूएशन नहीं मिल सकती। आपका भी यही मानना है कि 2 साल के लिए अगर लेना हो किसी को तो आईटी को यहां से ही खरीदना शुरू करें? मेरा ये मानना नहीं है। सी, हमारे केस में क्या हुआ कि नास्डैक जब बढ़ना शुरू किया तो हमारी आईटी कंपनीज फॉलोड इट। अभी हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है, हमारे पास जो है वो आईटी सर्विसेज कंपनीज है। मैं आपको मिसाल दूं तो जूम कैन एक्चुअली ग्रो 10x इन 1 year, जो कोविड के बाद हुआ उसमें वो 10 गुना उसका रेवेन्यू हो गया 1 साल में। हमारे यहाँ कोई भी आईटी कंपनी है, दे कैन नेवर ग्रो 10x इन 1 year, क्योंकि उसको उतने आदमी एनरोल करने पड़ेंगे, वो काम करेंगे, तब जाके उनका वो ग्रोथ आ सकता है। तो जो री रेटिंग नैस्डैक कंपनीज में हुई, उसके पीछे पीछे हमारे आईटी सर्विसेज कंपनी का भी वैल्यूएशन री रेट हो गया, और जब वो करेक्ट हुए तो हम करेक्ट हुए। तो आइडियली वी शुड नॉट हैव फॉलोड नैस्डैक एंड वी शुड नॉट हैव फॉलोड देम ऑन देयर वे अप और ऑन देयर वे डाउन। तो मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन खाली करेक्ट होना इज नॉट अ गुड इनफ रीजन। अगर आप उनके नंबर्स पाएंगे तो आपने देखा कि काफी ट्रैवल कम हो गया था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, और उसके कारण जो मार्जिन एक्सपेंशन हुआ था वो अब जाके वापस नॉर्मलाइज हो रहा है। तो मैं इनकी खरीदी के लिए आई थिंक वेट करना चाहूंगा, मार्जिन्स पूरे नॉर्मलाइज हो जाए वंस द वर्ल्ड ओपन्स अप, ट्रैवल नॉर्मलाइजेस। एट्रिशन बहुत भारी है तो आपका एम्प्लॉय वेज कॉस्ट काफी ज्यादा आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी भी टाइम नहीं है। मैं 10 दिन का नहीं बोल रहा हूं, बट मैं बोल रहा हूं कि अभी भी
ये सेक्टर उस जोन में नहीं है जहां पे कुछ भी स्क्रीमिंग बाय है, तो हमारे केस में तो वी डोंट हैव एनी ओनरशिप इन दिस लार्ज कैप आईटी नेम्स। ऑल राइट जिगर, शुक्रिया आज शो पे आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। बाजार एक नैरो रेंज में, इंडिविजुअल काउंटर्स में अच्छा काम हो रहा है और ब्रॉडर मार्केट्स में आउट परफॉर्मेंस। जिगर मिस्त्री हमसे बात कर रहे थे।